हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविलाइट। मैं हूं अंकित गोयल और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन से टॉपिक प्लास्टिक एनालिसिस के बारे में। आपको पता है ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और गेट में इसकी एश्योरिटी है कि ये 2 मार्क्स में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। कोलैप्स लोड फॉर द फ्रेम्स, हम लोगों ने अभी तक टोटल 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं और हम लोग 5th पार्ट की ओर मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज कोलैप्स लोड फॉर द फ्रेम्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। Before starting the lecture, I would like to tell you there is a channel on the Telegram that you can join to get job notifications and the civil engineering content. Okay, so now you need to type IES civils. Okay, IES civils. There is another channel also that is Civilite Official. CIVILIED Officials. OFFICIALS। ठीक है, इससे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लेक्चर। सो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था कोलैप्स लोड क्या होता है, ठीक है, और हम लोग यहां पर डिटरमाइन करने वाले हैं कोलैप्स लोड फॉर द फ्रेम्स। सो द डेफिनेशन इज द लोड। सो द डेफिनेशन इज द लोड एट विच प्लास्टिक हिंजेस विल फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि आपके पास समथिंग कोई बीम है और इस बीम के ऊपर हम लोग इतना लोड अप्लाई कर दें कि बिफोर द फेलियर एक लोड की कंडीशन जनरेट हो जाए और इस बीम के अंदर कोई एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैकेनिज्म क्रिएट हो जाए और मैकेनिज्म पर एक ये जो बीम है इसी बीम में एक हिंज क्रिएट हो जाएगी, इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज। ये सारी चीजें एकदम से पैरेलल में हो रही हैं, मैकेनिज्म की कंडीशन क्रिएट होगी, प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, इक्वल एरिया एक्सिस जनरेट होगा। अब आप किसी क्रॉस सेक्शन में देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैंने शेप फैक्टर में बताया था, और यहां पर जो लोडिंग होगा तो लोडिंग दैट विल बी इक्वल टू द कोलैप्स लोड। ठीक है, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कोलैप्स लोड। और यहां पर जो मेंबर है, मेंबर फेल होने वाला होता है, टेंड्स टू फेल। Definition is saying tends to fail, right? So this is the condition here. Now coming to the steps. अब यहां पर बात करते हैं मैकेनिज्म कंडीशन में हम लोग क्या डिटरमाइन करने वाले हैं। So here let's understand here independent mechanism, combined mechanism। तो मैंने आपको जब कोलैप्स लोड पढ़ाया हुआ है तो मैंने आपको बताया हुआ है इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या होता है। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया है कि सिंपली आपको कोई एक बीम दिया हुआ है तो उस बीम के लिए आप उसकी लोडिंग कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में ये होगी आपकी बीम मैकेनिज्म की कंडीशन। अगर आपको कोई एक पोर्टल फ्रेम गिवन है, समथिंग लाइक देयर इज एन पोर्टल फ्रेम, तो इस पोर्टल फ्रेम के लिए आप देखोगे देयर इज एन वर्टिकल लोडिंग एंड देयर इज ऑल्सो अ लैटरल लोडिंग। सो आप देखोगे कि इस लैटरल लोडिंग और वर्टिकल लोडिंग की वजह से ये बीम स्वे करेगा। ठीक है, बीम स्वे करेगा और इसकी वजह से होगा यहां पर कुछ डिफ्लेक्शन। तो डिपेंडेंट मैकेनिज्म में आपकी 2 कंडीशन जनरेट होंगी। फर्स्ट वन इज बीम मैकेनिज्म, सेकंड वन इज स्वे मैकेनिज्म। ओके, तो बीम मैकेनिज्म में आप देखोगे यहां पर जो बीम देख रहे हो इस पोर्टल फ्रेम में, तो बीम के लिए आप यहां पर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, नाउ अगर आपसे स्वे मैकेनिज्म के लिए बोला जाए तो आप यहां पर कंडीशन रखोगे स्वे की। स्वे किसकी वजह से होगा, यहां पर जो लेटरल लोड आपने अप्लाई किया हुआ है इसकी वजह से इस बीम में कोई स्वे जनरेट होगा, इस स्वे को आप कंसीडर करोगे। ठीक है, स्वे मतलब लेटरल डायरेक्शन में आपका एक मूवमेंट होगा इस पोर्टल फ्रेम का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्वे मैकेनिज्म, ये हो जाएगा बीम मैकेनिज्म। अब ये पूरे दोनों इफेक्ट्स को आप इंक्लूड कर दो तो ये कहलाएगा आपका बीम प्लस स्वे मैकेनिज्म, या फिर आप कह सकते हो इसको कंबाइंड मैकेनिज्म। ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां पर जो कोलैप्स लोड का
ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है। अगर इस रिलेटेड आपको कोई क्वेरी आ रही है तो आपको मैंने एक कोलैप्स लोड का लेक्चर लिया हुआ है, इसको आप सर्च कर लेना, कोलैप्स लोड बाय अंकित गोयल, कोलैप्स लोड बाय अंकित गोयल सर, ये दोनों आप सर्च लगा सकते हो, आपको यहां पर यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द स्टेप्स, ओके, स्टेप्स टू फाइंड आउट कोलैप्स लोड फॉर द फ्रेम। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। हमारे पास इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपके पास इंडिपेंडेंट में भी दो कैटेगरी होती हैं, बीम मैकेनिज्म और आपके पास होती है एक स्वे मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपको मैकेनिज्म जनरेट करना होता है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कैलकुलेट करोगे। जैसे आपके पास कोई एक पोर्टल फ्रेम दे रखा है, ये एक कोई पोर्टल फ्रेम है, इस पोर्टल फ्रेम में आप सबसे पहले देखोगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कितने हैं। यहां नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कितने हैं, जैसे मैं पॉइंट दे रहा हूं ए बी सी डी, और एक कोई वर्टिकल लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वर्टिकल लोड जहां पर अप्लाइड है इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट के नाम से बोल दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आप मार्क करोगे नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कहां कहां होंगी। आप देखोगे देयर विल बी अ प्लास्टिक हिंज एट पॉइंट ए, बिकॉज हमने डिस्कस किया था देयर विल बी प्लास्टिक हिंज एट द फिक्स सपोर्ट, और आपका अंडर कंसंट्रेटेड लोड आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, यस और नो। ठीक है, ओके, तो ये प्लास्टिक हिंजेस के लोकेशन हैं। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, क्या यहां प्लास्टिक हिंज होगा? यस ऑफ कोर्स, ये क्या है, आपका एक लिंक है ए बी और बी सी स्पैन का, ए बी एंड बी सी जो पॉइंट है इसका एक लिंक है। इस लिंक पर भी आपका ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, इस पर भी आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। ऐसे ही बी सी और सी डी का जो लिंक है, इस लिंक पर भी क्या जनरेट होगा, प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये यहां पर जनरेट हो रहे हैं प्लास्टिक हिंजेस। और ये लिंक पर हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लिंक है ये लिंक एज ए फिक्स सपोर्ट बिहेव करते हैं। ये जो लिंक है एज ए फिक्स्ड सपोर्ट बिहेव करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? एज ए फिक्स सपोर्ट बिहेव करेंगे। सो नाउ वी विल राइट इट हियर, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई एंड पॉइंट सी। एंड पॉइंट सी पर आपकी प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी। तो टोटल यहां पर कितनी प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो गई, 4। ये एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, राइट। नाउ डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर, दैट विल बी व्हाट हियर, आप यहां पर नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, दैट इज if you are applying here some lateral load over this frame, then you will also consider all the reactions that are coming into this fixed support. So that will be vertical, horizontal, and there will be some movement over here. Okay, so these are the reactions against the load. Now at the pin support there you will see here 2 reactions, horizontal and vertical reactions. So total there will be 5 reactions. Okay, now after writing here all the external reactions, you will write it here, number of equation of equilibrium, so that are 3 here. So now you will easily determine here degree of indeterminacy or the degree of redundancy. So these are, that will be 2. You can say that number of possible independent mechanism, that will be capital N minus R, that is 4 minus 2, that are 2. So you will determine here independent mechanism, and second one is combined mechanism, right, isn't it? सो आपके पास 2 कंडीशंस रहेंगी, इंडिपेंडेंट और कंबाइंड। इंडिपेंडेंट में आप इस फ्रेम के केस में आप दोनों कंडीशंस जनरेट करोगे, बीम के लिए भी
और सुए के लिए भी। समझ में बात आ रही है? बीम के लिए और सुए के लिए। सो आपके पास कंबाइंड में बीम प्लस से सुए दोनों हो जाएगा। ओके, so that will be the condition. So these are the steps that you need to follow to determine the collapse load for the frames. Okay, now let's begin. एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके पास सपोज दैट कोई एक बीम दे रखा है, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया हमने, अब इसके ऊपर लोड लग रहा है वर्टिकल, दैट इज W। आपके लिए आपको इसके लिए कोलैप्स लोड कैलकुलेट करना है। अगर आप उसी अप्रोच को फॉलो करना चाहें कि नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कैपिटल N इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, कहां फॉर्म होगा प्लास्टिक हिंज? देयर विल बी वन कंडीशन ओनली, yes or no? There will be one condition, that is 1. Okay, now you will determine here degree of indeterminacy, स्मॉल r का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, इस बीम के ऊपर आपके पास वर्टिकली तो लोड है, तो वर्टिकल रिएक्शन ही अप्लाइड होगा। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 2 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 रहेंगे, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप यहां पर लिखते हो क्या लिखते हो? नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म that is equal to capital N minus R. Okay, now capital N is 1, R is 2, so यहां पर इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने हो जाएंगे? 1। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो आप यहां पर केवल और केवल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कैलकुलेट करोगे, उसमें आपका एक कैटेगरी आएगा, दैट इज बीम मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि हम लोग अभी तक सॉल्व करते आए हैं। तो बीम के लिए हमें ये चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन इफ वी आर सॉल्विंग हियर फॉर द फ्रेम्स, क्योंकि आपके पास यहां पर वर्टिकल लोडिंग भी है, लैटरल लोडिंग भी है, तो आपको ये जो सिलसिला है, ये जो 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस, डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी और नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, दैट यू मस्ट नीड टू कैलकुलेट। समझ में आ रही है बात? ओके, तो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म में हमने बीम के लिए तो ये बीम मैकेनिज्म कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि हम अभी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते आए थे, जब हमने बताया था कोलैप्स लोड फॉर द बीम्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेक्चर को कंप्लीट किया है मैंने, वहां पर इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको नहीं देखोगे तो इसको आप समझ नहीं पाओगे। दैट इज द बेसिक। ओके, तो उन सारे लेक्चर्स को आप जरूर देखिएगा। आपको मैंने ये जो प्लास्टिक एनालिसिस का टॉपिक है, बहुत ही बेटर वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके इंजीनियरिंग सर्विसेज लेवल तक का मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस आप इसको एक बार देखना जरूर। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स। कोलैप्स लोड फॉर द पोर्टल फ्रेम्स। पहला क्वेश्चन है, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। पोर्टल फ्रेम के लिए कोलैप्स लोड कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, इन द केस ऑफ पोर्टल फ्रेम द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एंड देन टू फॉर्म ऑल द पॉसिबल कंबाइंड मैकेनिज्म। कंबाइंड मैकेनिज्म हम लोगों को वहां पर फॉर्म करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस। ठीक है, क्या हम स्ट्रक्चरल हिंज फाइंड आउट कर रहे हैं? नहीं, वी आर फाइंडिंग आउट हियर प्लास्टिक हिंजेस। तो आप लोकेशन आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले लोकेशन आइडेंटिफाई में आप लिखोगे कि देयर विल बी प्लास्टिक हिंज एट पॉइंट ए,
Yes or no? There will be plastic hinge at C अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, और ए पर मैंने किस रीजन की वजह से, क्योंकि वो फिक्स सपोर्ट है। और मैंने आपको बताया था देयर इज लिंक एट बी एंड डी पॉइंट, बी और डी पॉइंट पर लिंक है ए बी और सी डी, ए बी और बी डी स्पैन का, और डी पॉइंट पर लिंक है आपका बी डी और डी स्पैन का। ये जो स्पैन है बी डी और डी स्पैन का लिंक किस पर है, डी पॉइंट पर है, और मैंने आपको बताया है ए बी और दिस बी डी स्पैन का लिंक जो है बी पॉइंट पर है। तो यहां पर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं एट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी पॉइंट। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। इस तरह से सर ने कैलकुलेट किया था। नाउ लेट्स कैलकुलेट हियर, नाउ लेट्स कैलकुलेट हियर डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। और इसको हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं और इसको हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, आपको पता है यहां पर रिएक्शंस जो हैं लैटरल लोड की वजह से कितने आएंगे, फिक्स सपोर्ट पर 3 आएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी काउंट होगा और एक मूवमेंट होगा थर्ड। और इस हिंज पॉइंट पे आपके पास एक वर्टिकल सपोर्ट होगा, सपोर्ट रिएक्शन होगा, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन होगा। तो आपके पास इस तरह से टोटल 5 रिएक्शंस आएंगे। ठीक है, और माइनस आप करोगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 से, दैट विल बी इक्वल टू 2। सो नाउ यू विल राइट इट हियर, you will write it here, number of possible independent mechanism, independent mechanism। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। You will write it here, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन माइनस स्मॉल आर, जो कि कैपिटल एन हमने कैलकुलेट किया है 4 और स्मॉल आर कैलकुलेट किया है हमने 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। ओके, तो ये आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म 2 आ जाएंगे, जिसमें आप क्या लिखोगे, एक लिखोगे दैट इज बीम मैकेनिज्म और दूसरा लिखोगे आप स्वे मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट में बात कर रहे हैं तो ये लिखोगे आप स्वे मैकेनिज्म। तो दैट इज 1 एंड दैट इज 2। क्लियर बात है? अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बेटर वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें कि देयर इज एन चैनल ऑन द यूट्यूब, देयर इज एन फैंटास्टिक वे ऑफ लर्निंग इज हैपनिंग। सो नाउ टॉपिक पर आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे देयर इज एन फर्स्ट वन बीम मैकेनिज्म। अब बीम मैकेनिज्म के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम। यहां पर कोई लोड अप्लाइड है इस बीम के ऊपर, दैट इज W। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, there is some length that is Ly2 from the left support, that will be automatically Ly2 from the right side। W आप लोड अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोड अप्लाई करोगे तो there will be some deflection, जिसको मैं डेल्टा कंसीडर कर रहा हूं। अब आप देखोगे डेल्टा कंसीडर करने के बाद आप देखोगे कि यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो चीज ये है कि आपके यहां पर प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म होंगी एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी। जो प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही हैं और एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रही है एट द पॉइंट सी। तो ये प्लास्टिक हिंजेस आप इस बीम में कंसीडर करोगे। तो आपने यहां पर प्लास्टिक हिंज शो किए हैं, ठीक है, शो किए हैं A,
डी, ये पॉइंट सी रहेगा और इस सी पॉइंट के नीचे यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है। ओके, सो नाउ एंगल विल बी व्हाट हियर, एंगल यहां पर क्या है, सिमेट्रिकल लोडिंग होने की वजह से हम थीटा इसको लिखेंगे, यस और नो, थीटा लिखेंगे। और आपको ये पता है दैट एंगल मस्ट बी थीटा प्लस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 थीटा। अब इस बीम के लिए आपको कैलकुलेट करना है कोलैप्स लोड। कोलैप्स लोड तो आपको मैंने बताया था, यहां पर आप लगाओगे कौन सा मेथड, काइनेमेटिक मेथड, बाई काइनेमेटिक मेथड ठीक है। आपको मैंने बताया था काइनेमेटिक मेथड में एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल टू करते हैं आप इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करी हैं डिटेल में, इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने कराया है, दैट इज कोलैप्स लोड फॉर द बीम्स। ठीक है, ये जो फिनोमिना है ये किसकी हेल्प से आया है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। ओके, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन में हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल लोड्स हैं उनको हम लोग कंसीडर करेंगे। सो दैट विल बी W इंटू डेल्टा, दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। आपकी प्लास्टिक हिंज एक यहां फॉर्म हो रही है, एक प्लास्टिक हिंज यहां फॉर्म हो रही है और एक प्लास्टिक हिंज डी पॉइंट पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो यू विल राइट इट हियर MP इंटू थीटा, एट पॉइंट ए के लिए लिखा, MP इंटू 2 थीटा एट पॉइंट सी के लिए लिखा, MP इंटू थीटा ये पॉइंट डी के लिए लिखा। ठीक है, आप डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल टू व्हाट हियर L/2 इंटू थीटा, हमारा फेवरेट फॉर्मूला W इंटू L/2 इंटू थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू MP इंटू थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल कर दो और यहां से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी कोलैप्स लोड इक्वल्स टू 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी 8 MP अपॉन L। ठीक है, अब यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है कोलैप्स लोड फॉर द बीम मैकेनिज्म। ठीक बात है, कोलैप्स लोड फॉर बीम मैकेनिज्म। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज स्वे मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे स्वे कैसे हो रहा है, देखिए इसको समझेंगे हम, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में। जब हम किसी स्ट्रक्चर के ऊपर लेटरल लोड लगा रहे हैं तो उस लेटरल लोड के लगाने की वजह से यहां पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे वर्टिकल लोड। ठीक है, वर्टिकल लोड को कंसीडर नहीं करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि लेटरल लोड लगाते हैं तो लेटरल लोड की वजह से इस स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के डिफॉर्मेशंस आते हैं, इस तरह के डिफॉर्मेशंस आते हैं। ठीक है, ये डिफॉर्मेशंस, ये है आपका कोई लोड W। ये डिफॉर्मेशंस आप जो देख रहे हो ये डेल्टा के फॉर्म में दिखेंगे एट एवरी पॉइंट B और D पर आप इस तरह से डिफॉर्मेशन देखोगे। ओके, आप खुद से इस चीज को फील किए होगे। ठीक है, आप कोई स्ट्रक्चर छोटा सा आपने बचपन में किसी तरह का खेल खेला होगा और आप लेटरल लोड अप्लाई करते हो तो ये अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हो जाता है अगर यहां पर सपोर्ट्स को आप फिक्स करके रखें तो। ठीक है, तो यहां पर प्लास्टिक हिंजेस के फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब जब यहां पर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप इसको कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट E है और इंटरमीडिएट पॉइंट हम इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लोडिंग को कोई इफेक्ट हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो लेटरल लोड है उसी को हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं फाइनली। सो नाउ यू विल सी हियर देयर विल बी सम रोटेशन एट पॉइंट A एंड देयर आल्सो विल बी सम रोटेशन एट पॉइंट B। ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो हैं आपको पता है, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं और यहां पर थीटा ये एंगल रहेगा और सिमिलरली यू कैन से दैट देयर विल बी सम रोटेशन ऑफ थीटा एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये एक क्या है, केवल लेटरल लोड है। इस लेटरल लोड की वजह से जो डिफ्लेक्शंस हैं वो आपस में क्या है, सेम है और आपकी जो
यहां पर जो मेंबर्स हैं ए बी मेंबर ये और डीई मेंबर ये आपस में क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, इसलिए यहां पर जो रोटेशन होंगे वो आपस में सेम होंगे. सो नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस. नाउ यू विल राइट इट हियर, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन. आप इसके लिए सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्सटर्नल के लिए W इंटू डेल्टा दैट विल बी इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन के लिए आप यहां पर हिंजेस काउंट करोगे. ये आपकी एक प्लास्टिक हिंज है, ये आपकी एक प्लास्टिक हिंज है, ये आपको D पॉइंट पर एक प्लास्टिक हिंज मिल रही है, और आपकी देखो E पॉइंट पर प्लास्टिक हिंज इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो सपोर्ट है दैट इज पिन सपोर्ट. यस और नो? यहां पर जो सपोर्ट है दैट इज पिन सपोर्ट और द हिंज सपोर्ट. Okay, so there will not be a plastic hinge, right? So I will write it here, mp into theta plus mp into theta at point B plus mp into theta at point D. So now अब यहां से आपको कुछ मिलेगा, that expression आपको मैं बता दूं डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी. डेल्टा विल बी, ये जो सेक्शन है इसका लेंथ कितना है, L/2 है. ये जो DE मेंबर है इसका लेंथ कितना है, L/2, तो ये हो जाएगा L/2 इंटू थीटा. इसका रोटेशन कितना है, थीटा है. ये आपस में सेम रहेंगे, तो W इंटू L/2 इंटू थीटा दैट विल बी इक्वल टू 3mp इंटू थीटा. हम सबसे पहले थीटा को कैंसिल आउट करेंगे, थीटा से थीटा हो गया कैंसिल, और फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा कोलैप्स लोड का फॉर दिस स्वे मैकेनिज्म दैट विल बी कोलैप्स लोड इक्वल टू 6 mp अपॉन L. तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? ये है कोलैप्स लोड फॉर स्वे मैकेनिज्म. क्या ये डायग्राम बनाना ही आपके लिए क्या था, टफ था थोड़ा सा? बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन तो वही है बहुत पुरानी सी जो बेसिक वाली करते आ रहे थे आप बीम के केस में, राइट? नाउ कमिंग टू द कंबाइंड मैकेनिज्म. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कंबाइंड मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं. कंबाइंड में क्या होगा भाई, कंबाइंड में हम लोग कंसीडर करेंगे लैटरल लोड और वर्टिकल लोड. अब इन दोनों लोड्स की वजह से जो इस फ्रेम में जो चेंजेस आएंगे इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन दैट वी विल कंसीडर, एंड वी विल आल्सो कंसीडर द प्लास्टिक हिंजेस अकॉर्डिंग टू द लोडिंग. ओके, नाउ देखते हैं हम. सो दैट इज द डायग्राम हियर. डायग्राम देखो, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले डायग्राम समझ लेते हैं. डायग्राम समझ लो. हमने कोई लोड लगाया लेटरल, ठीक है, W लोड लगाया. अभी हम वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं. तो वर्टिकल लोड लगाने की वजह से आपके पास डिफ्लेक्शन आएगा कोई डेल्टा. यहां भी कोई डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी डेल्टा. यस और नो? यहां पर भी डिफ्लेक्शन आएगा कोई डेल्टा. अब ये डेल्टा आपस में सेम होंगे. क्यों सेम होंगे? क्योंकि यहां पर जो मेंबर की जो लेंथ है दैट इज L/2. AB की जो लेंथ है वो L/2 है, और यहां पर जो DE की लेंथ है दैट इज ऑल्सो L/2. तो यहां पर डिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट नहीं, दैट विल बी इक्वल टू द L/2. नाउ यू विल सी हियर, आपने कोई लोड लगाया लेटरल डायरेक्शन में, तो आप कहोगे कि ये इतना डेल्टा अमाउंट ऑफ ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और ये जो पॉइंट D है ये भी कितना डेल्टा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपनी पोजीशन से. तो आप कहोगे there will be rotation of theta and there will also be rotation of theta at this point. Yes or no? और आप कहोगे पॉइंट D पर भी रोटेशन क्या होगा, थीटा का ही होगा. ओके, कितना होगा, थीटा का ही होगा. अब आप कंसीडर करने वाले हो यहां पर जो एनदर लोड लगा हुआ है दैट इज W फ्रॉम द वर्टिकल साइड. वर्टिकल लोड की वजह से आप कहोगे यहां पर कोई रोटेशन होगा और डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी डेल्टा अमाउंट. और यहां से जो लेंथ है B से C कर की जो लेंथ है, यहां से जो देख रहे हो आप
ये जो आपके पास लेंथ है दैट इज L/2, आपको ऑलरेडी दिखा हुआ है दैट इज L/2। तो L/2 ये डिस्टेंस है, तो ये डेल्टा भी क्या हो जाएगा L/2 इंटू, और ये यहां से जो डिफ्लेक्शन आता है यहां पर ये कितना रहता, थीटा ही रहता, क्योंकि यहां पर ये दोनों एंगल सेम है। यस और नो, एंगल सेम रहे। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही आप इसके ऊपर लेटरल लोड लगाते हो, लेटरल लोड W की वजह से लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, इस मूवमेंट के ये जो BA मेंबर है इसके ऊपर एक ओवरटर्निंग मूवमेंट लगेगा, और ये ओवरटर्निंग मूवमेंट इसको कुछ थीटा अमाउंट पर रोटेट करा देगा। आप देखोगे कि सेम अमाउंट का लोड वर्टिकल डायरेक्शन से लग रहा है, तो ये भी क्या करेगा, थीटा अमाउंट से रोटेट करा देगा। तो रोटेशन है दोनों का सेम रहेगा। रोटेशन आपका थीटा अमाउंट किससे रोटेट करेगा, BA मेंबर रोटेट करेगा, किसकी वजह से, ये जो W लोड है ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल लोड है, इसकी वजह से। यस और नो, और थीटा अमाउंट यहां से रोटेशन होगा किसका, BC मेंबर का, किसकी वजह से, W वर्टिकल लोड की वजह से। तो जो रोटेशन है दोनों के सेम रहेंगे, और सेम रोटेशन की वजह से आप कहोगे द एंगल विल बी 90 डिग्री बिटवीन द लिंक। तो यहां पर जो एंगल पहले से 90 डिग्री मेंटेन था, ये ही बाद में भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपने यहां पर मूवमेंट लगाया तो ये थीटा अमाउंट रोटेट हो गया, आपने यहां भी मूवमेंट लगाया ये थीटा अमाउंट रोटेट हो गया, तो यहां पर जो एंगल है वो मेंटेन रहा, क्योंकि आपके जो लोड की वैल्यू है वो सेम है, और आपकी जो लेंथ है BA मेंबर की और आपकी जो DE मेंबर की लेंथ है वो दोनों क्या है, सेम है। लोडिंग और लेंथ के सेम होने की वजह से यहां पर रोटेशंस आपके सेम होंगे। क्लियर बात है। तो ये जो आपको एंगल दिख रहा होगा, ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री पर एंगल होने की वजह से इस एंगल में प्लास्टिक हिंज तो जनरेट हुआ ही नहीं, वो जैसा मेंबर पहले था, पहले भी एंगल कितना था 90 डिग्री था, और अभी भी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर प्लास्टिक हिंज नहीं होगा। तो आप यहां पर नोट करके लिख दोगे नो प्लास्टिक हिंज। क्लियर, नो प्लास्टिक हिंज विल बी जनरेटेड हेयर। मेरी बात समझ में आ गई आपको। और आपको थीटा अमाउंट ऑफ रोटेशन दोनों जगह से मिला, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, ऑल द एंगल्स विल बी थीटा हेयर। और यहां पर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है, और ये एंगल दोनों थीटा होने की वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा, θ1 और थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो दोनों एंगल के समेशन के बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा, और ये C पर जो आपका रोटेशन आएगा वो इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 थीटा के। नाउ हम लोग जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है समझ चुके हैं। नाउ वी हैड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस और नो, हमने इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन का। तो हम लिखेंगे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, दैट विल बी इक्वल टू, पहला आपका जो देखो ये डिफ्लेक्शन है, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ग्रीन से ये कैसा है, वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल तो दो आपके आ रहे हैं, तो ये एक ही काउंट करा जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ W इंटू, देखो लोड जहां लगा हुआ है उसकी वजह से डिफ्लेक्शन काउंट होगा। लोड क्या लगा हुआ है, W लगा हुआ है, इंटू डेल्टा, मैं हॉरिजॉन्टल लिख दे रहा हूं, प्लस W इंटू डेल्टा दैट इज वर्टिकल, वो लिख दिया है। इंटरनल वर्चुअल वर्क डन में लिखूंगा, सबसे पहले प्लास्टिक हिंज एक आपकी A पॉइंट पर जनरेट हुई है, ठीक है, सबसे पहले प्लास्टिक हिंज आपकी A पॉइंट पर जनरेट हुई है क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, फिक्स्ड सपोर्ट है ये, और आपका ये लिंक है इसलिए लिंक पर जनरेट होनी थी, लेकिन ये 90 डिग्री
पर ही एंगल मेंटेन रहा, क्योंकि रोटेशन आपका दोनों लोडिंग की वजह से क्या रहा, यहाँ पर रोटेशन सेम रहा, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होगी। नाउ अब प्लास्टिक हिंज कहाँ जनरेट होगी? ड्यू टू वर्टिकल लोड, दैट इज ऑन द सी पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी, और आपकी डी पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्लास्टिक हिंज जनरेट होगी, और आपका यहाँ पर जो है हिंज सपोर्ट है या फिर पिन सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक हिंज जनरेट नहीं होगी। ठीक है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। नाउ तो हम लोग यहाँ पर जो इसकी प्लास्टिक हिंज की वजह से जो मूवमेंट्स आएंगे वो हम कंसीडर कर लेते हैं। प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन एट पॉइंट ए, प्लास्टिक हिंज इनटू प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन एट पॉइंट सी, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा, प्लस प्लास्टिक हिंज की वजह से जो मूवमेंट इनटू रोटेशन थीटा प्लस थीटा, क्योंकि एक थीटा आपका ये वाला होगा और एक थीटा आपका ये वाला होगा, 2 थीटा रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर कैलकुलेट होगा, देखिए W इंटू एल बाई टू इंटू थीटा प्लस W इंटू एल बाई टू W इंटू एल बाई टू इंटू थीटा इक्वल्स टू MP 2 थीटा और थीटा, ये आपका 5 MP इंटू थीटा हो जाएगा। थीटा से थीटा वैल्यू कैंसिल कर दोगे आप, तो फाइनली आपको जो कोलैप्स लोड की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 5 MP बाई एल। So that will be collapse load for combined mechanism, yes or no? Now हम लोग बात करें अगर ट्रू कोलैप्स लोड की, नाउ बात करें हम ट्रू कोलैप्स लोड की, तो आपके पास कुल मिलाकर के 3 वैल्यूज आई। ठीक है, तीन वैल्यूज आई, एक बीम मैकेनिज्म के लिए आई, एक स्वे मैकेनिज्म के लिए आई, एक आपकी कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए आई। बीम के लिए आई आपकी 8 MP बाई एल, स्वे के लिए आई आपकी 6 MP बाई एल, और कंबाइंड के लिए आई आपकी 5 MP बाई एल। ओके, सो व्हाट विल बी द ट्रू कोलैप्स लोड? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी? कंबाइंड के केस में हो जाएगी, तो ट्रू कोलैप्स लोड आप लिख दोगे दैट विल बी द ट्रू कोलैप्स लोड। क्लियर एवरीवन? दिस इज द वे टू सॉल्व द कोलैप्स लोड फॉर द फ्रेम्स। ओके, ये क्वेश्चन आपका गेट में नहीं पूछा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल में पूछा जाएगा, ये आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कन्वेंशनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के कन्वेंशनल में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल का क्वेश्चन है। एक्चुअली यहां से क्वेश्चन कन्वेंशनल बनते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपका लेंथी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन दिया जाएगा वो आपका बीम के लिए दिया जाएगा, फ्रेम के लिए नहीं दिया जाएगा। एज सिंपल एज यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो नाउ इस अप्रोच को फॉलो करते हुए हम लोग फ्रेम्स के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक बात है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक मूवमेंट फॉर द पोर्टल फ्रेम्स। ओके, पोर्टल फ्रेम्स, इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अप्रोच बताया था आपको, द अप्रोच इज नंबर ऑफ पॉसिबल
प्लास्टिक हिंज दैट विल बी इक्वल टू, कितने प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो रहे हैं, एक ए पॉइंट पर आएगा, यस और नो, एक आपका बी पॉइंट पर आएगा, एक आपका सी पॉइंट पर आएगा, एक आपका डी पॉइंट पर आएगा, एक आपका ई पॉइंट पर आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके 5 पॉइंट रहेंगे एट ए बी सी डी एंड ई। इन पॉइंट्स पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकते हैं। नाउ हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी की। ये हो जाएगी आपकी, देखो यहां पर आपके एक्सटर्नल रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, टोटल आपके एक्सटर्नल रिएक्शन 6 हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं आपके पास, 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, राइट। नाउ तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म ये कितने हो जाएंगे, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N माइनस R, क्योंकि मैं इसको स्मॉल n मान के चलता हूं, और स्मॉल n हो जाएगा आपका कैपिटल N, कितना, कैपिटल N आपका ये है और R का वैल्यू ये है, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 2। सो दैट इज द थिंग हियर। तो दो आपके, एक आप कंसीडर करोगे बीम मैकेनिज्म और एक हो जाएगा आपका स्वे मैकेनिज्म। ओके, क्लियर। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला वाला सॉल्व करते हैं बीम के, बीम मैकेनिज्म के लिए। आपके पास यहां पर जो डायग्राम था उसको समझिए। पॉइंट बी पर आपका प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा, पॉइंट सी पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा और पॉइंट डी पर प्लास्टिक हिंज जनरेट होगा। ओके, सो पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ओके, ये आपको पता है लोडिंग कितनी है, 40 किलोन्यूटन की है, और आपका जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज 2 मीटर। ओके, टू द पॉइंट लोड। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। इसके लिए हम लोग कोलैप्स लोड तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि 40 किलोन्यूटन आपको ऑलरेडी लोड दे रखा है, तो आप यहां पर प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट करोगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। नाउ एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन में आप लिखोगे 40 किलोन्यूटन इनटू जो डिफ्लेक्शन है वो लिखोगे इंटरनल वर्चुअल वर्क डन में। यहां पर जो रोटेशन है वो आपका सेम रहेगा, थीटा रहेगा हर जगह, और ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। तो आप यहां पर इंटरनल वर्चुअल वर्क डन में लिखोगे MP इंटू थीटा फॉर पॉइंट बी प्लस MP इंटू थीटा फॉर पॉइंट सी, 2 थीटा फॉर द पॉइंट सी, और MP इंटू थीटा फॉर पॉइंट डी। 40 इंटू डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मीटर, 2 मीटर इंटू थीटा, तो 2 इंटू थीटा हो जाएगा आपका डेल्टा, और 4 MP, ये आपका थीटा रहेगा, 4 MP इंटू थीटा, और थीटा से वैल्यू थीटा कैंसिल हो जाएगी, तो MP की जो वैल्यू है वो आएगी 40 इंटू 2/4, तो ये हो जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये बीम मैकेनिज्म के लिए वैल्यू आ गई है आपके पास। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस फॉर द स्वे मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म में आपको मैंने बताया है, स्वे के लिए लोडिंग कंसीडर करोगे, ये वाली लोडिंग कंसीडर नहीं करोगे, 40 किलोन्यूटन आप कंसीडर नहीं करोगे, तो 20 किलोन्यूटन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कंसीडर करोगे। यस और नो? ये आएगा ये डिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा देयर इज एन लेंथ 3 मीटर और यहां पर देयर इज एन लेंथ 6 मीटर। तो डिफ्लेक्शन
आपका सेम होगा, लेकिन आपका जो रोटेशन है वो आपका डिफरेंट रहेगा। यहां पर रोटेशन आपका कुछ θ1 रहेगा क्योंकि लेंथ की वैल्यू है वो डिफरेंट है, ये भी रोटेशन θ1 रहेगा और यहां रोटेशन θ2 रहेगा और यहां रोटेशन भी θ2 रहेगा। क्लियर? नाउ हम यहां भी वही फंडा लगाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन। समझ में आ रहा है ना? आपकी जो लेंथ है वो अलग अलग है, इसकी वजह से आपका थीटा अलग अलग रहेगा दोनों केसेस में। आप यहां अप्लाई करोगे 20 किलोन्यूटन लोड है आपका लेटरल लोड इनटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखो 3 इंटू θ1 नाउ, और यहां पर आप लिखोगे MP इंटू θ1 क्योंकि ये यहां पर एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, एक यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा, एक यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा और यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म होगा। ये प्लास्टिक हिंजेस फिक्स सपोर्ट की वजह से फॉर्म हो रहे हैं, ये लिंक की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ2 प्लस MP इंटू θ2। ओके, नाउ हम लोग डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा आपको मैंने बता दिया है, डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू θ1 और इसी के साथ साथ लिख सकते हो इसको 6 मीटर इंटू θ2, तो दोनों लिख सकते हो। और फाइनली अगर आप θ2 लिखना चाहो तो θ2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा θ1/2, तो ये आप लिख सकते हो यहां से। नाउ यू विल राइट इट हियर 20 इंटू डेल्टा जो आपका आ रहा था, डेल्टा की वैल्यू कितनी थी, अगर आप यहां पर θ2 को θ1 के टर्म्स में रखोगे तो डेल्टा की वैल्यू θ1 के टर्म्स में रखोगे तो ये 3θ1 हो जाएगा। 3θ1 दैट विल बी इक्वल टू MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1/2 प्लस MP इंटू θ1/2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी ये θ1 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 और ये हो जाएगा आपका 3 MP। तो आपको फाइनली जो MP का वैल्यू मिलेगा, MP विल बी इक्वल टू 20 किलोन्यूटन मीटर। ओके, 20 किलोन्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका कोलैप्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कंबाइंड मैकेनिज्म के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। और कंबाइंड मैकेनिज्म में हम लोग बीम और स्वे के लिए दोनों को मिलाकर के सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हॉरिजॉन्टल लोड है 20 किलोन्यूटन हम कंसीडर करेंगे और अब हम लोग वर्टिकल लोड भी कंसीडर करेंगे दैट इज 40 किलोन्यूटन। और इस लोड की वजह से जो रोटेशन आएगा वो क्या रहेगा, सेम, और रोटेशन आपका सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो रहेगा सेम, ठीक है। और यहां पर दोनों लोड की वजह से जो रोटेशन सेम जनरेट होगा, उस सेम रोटेशन की वजह से यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। तो यहां पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है, प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं होगी। फाइनली हम लोग एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है एंगल है दैट विल बी θ1 और यहां पर जो एंगल है दैट विल बी θ2। तो ये भी जो एंगल होगा ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, ठीक बात है। और ये θ2 है। अब यहां पर ये एंगल बनाओगे तो ये एंगल कितना रहेगा, ये θ1 रहेगा क्योंकि यहां पर प्लास्टिक हिंज नहीं है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये एंगल क्या रहेगा, θ1 रहेगा, ये एंगल भी θ1 रहेगा क्योंकि यहां पर आपके पास जो 40 किलोमीटर लोडिंग है, ठीक है, वो आपका यहां पर सेम डिस्टेंस पर अप्लाइड है 2 मीटर। तो आपका कंसंट्रेटेड सेंट्रली कंसंट्रेटेड लोड है तो आपका जो सेंटर पे लग रहा है तो θ1 आपका सेम रहेगा। ओके,
सो हम लोग इसको फिनिश करते हैं। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन इक्वल्स टू इंटरनल वर्चुअल वर्क डन आपका यहां पर हो जाएगा। और हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन लिखेंगे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं 20 किलोन्यूटन इंटू डेल्टा, डेल्टा मतलब हॉरिजॉन्टल डेल्टा, प्लस यहां पर आएगा प्लस यहां पर आएगा 40 किलोमीटर इंटू वर्टिकल डेल्टा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू MP इंटू θ1 पहला हिंज, दूसरा हिंज ये है। तो ये आपके पास दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों जो एंगल हैं, ये थीटा और ये थीटा सेम है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ1, ये आप लिखोगे 2θ1। तो ये मैंने यहां पर MP इंटू θ1 प्लस θ1 लिख दिया है, ठीक है। प्लस यहां पर हो जाएगा ये वाले प्लास्टिक हिंज के लिए, और MP इंटू पहला एंगल क्या है, θ1 है, दूसरा एंगल क्या है, θ2 है, θ2, और प्लस यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर ये जो एंगल है, ई पॉइंट पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो रहा है, रोटेशनल एंगल, तो MP इंटू θ2। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपको मिल जाएगा मूवमेंट, प्लास्टिक मूवमेंट। तो लिखते हैं 20 इंटू डेल्टा H कितना हो जाएगा, पहले डेल्टा की वैल्यू देख लेते हैं। तो डेल्टा देखो, लिखो यहां पर डेल्टा इक्वल्स टू 3θ1 इक्वल्स टू हो जाएगा 6θ2, और आप यहां पर θ2 लिख सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू θ1/2। यस और नो? फाइनली इसको सॉल्व करना है आपको। तो 20 इंटू θ1 फॉर्म में लिखोगे आप, तो लिखोगे 3 इंटू θ1 प्लस 40 इंटू जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन की भी क्या आ जाएगा आपका, 2 इंटू θ1, 2 इंटू θ1, दैट विल बी इक्वल टू MP है MP इंटू θ1 प्लस MP 2MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 प्लस MP इंटू θ1 का जो वैल्यू है, θ2 का जो वैल्यू है θ1/2 प्लस MP इंटू θ1/2। थीटा से थीटा कैंसिल कर दो, ये MP और MP, ये 1 MP बनेगा, और ये आपका 4 MP, तो 5 MP ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, ये लिख देता हूं मैं 5 MP, और यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 20 इंटू 3 60 और 40 इंटू 2 80, ठीक है। 80 और 60 कितना हो गया, 140, ठीक है। तो MP का यहां से जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 140/5। सो ये कैंसिलेशन के बाद 2 टाइम्स और ये 40, ओके 28 आ जाएगा। तो ये आएगा 28 किलो न्यूटन मीटर। सो MP विल बी, मैं लिखूंगा 28 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इन द सिंपल वे वी हैड कैलकुलेटेड द प्लास्टिक मूवमेंट वैल्यू, दैट इज द आंसर हियर। क्लियर? तो आपको यहां पर कुछ मूवमेंट्स की वैल्यू पूछी गई थी, वो मूवमेंट की वैल्यू आपकी जनरेट होकर के आ गई है। सो इस तरह से हम कोलैप्स लोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम यहां पर प्लास्टिक मूवमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर है, अगर यहां पर लोडिंग नहीं दे रखी होती तो यहां पर हम जो से इक्वेशन यहां जो लिखी हुई है, इसी इक्वेशन की हेल्प से यहां पर हम लोग कोलैप्स लोड कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर यहां पर लोडिंग नहीं दे रखी होती, W लोडिंग दे रखी होती। इन द सिंपल वे मैंने आपको दोनों प्रॉब्लम सिखाए हैं अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक आपका इक्वल लेंथ के लिए था पिछला वाला, और यहां पर ये अनइक्वल लेंथ के लिए है।
तो दोनों आप आसानी के साथ सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, बिना किसी झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको फाइनली इसमें अवेयर होना है, महारत हासिल करनी है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आप जनरली इसको छोड़कर आ जाते हो। 15 से 20 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ओके, चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Thank you for watching here, and please like the video, share this to your friends, follow and the comment and turn on the bell icon. ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अपडेट्स हैं वो यहाँ पर पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, तो सारे वीडियोस की आपको यहाँ पर लिंक्स मिलते रहेंगे। आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग कंटेंट और जो जॉब नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में बताता रहता हूँ। IES सिविल्स, ये आपको टाइप करना है टेलीग्राम पर, तो यहाँ से मेरे द्वारा प्रोवाइडेड मटेरियल है सिविल इंजीनियरिंग का, वो भी मिलता रहेगा। सो थैंक यू, बाय बाय।